हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आदिवासी और उनकी प्रचलित छवियाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के बारे में। मेन मुद्दा जो हमारा है, हम समझने की जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो वो हास्यीकरण के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, कि आखिर ये है क्या चीज़, कौन कौन से लोग वर्तमान समय में भी अभी हाशिए पे है हमारे समाज में, तो उनके बारे में समझ रहे हैं। जिनका हमारा पहला ही मुद्दा है कि आदिवासी जो हैं वो अभी भी हाशिए पे रखे गए हैं। तो इनके बारे में हमने बात की कल कि आदिवासी आखिर होते क्या है। दिन आज हम बात करें यदि कि आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो बताया गया है कि हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। ठीक है, यानी कि आदिवासियों को चाहे स्कूल का उत्सव हो, चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो, किताब व फिल्मों में कहीं भी हम देखते हैं तो उनको हमेशा क्या किया जाता है, एक ही रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते और गाते दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि उस लड़की ने, आपको यदि याद होगा तो जो इसमें चित्रपट कथा हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक लड़की जो थी वो अपने बब्बा जी से पूछती है कि दादू ये मतलब हमको हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। चाहे वो फिल्म में हो, रिपब्लिक डे में जो परेड हो रही थी वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि आदिवासी जो है वो नाचते गाते हैं। ठीक है, तो आपने कहीं भी देखा होगा, हम मूवी में देखे, किसी न्यूज में देखे, कहीं पे भी देखते हैं तो वहाँ पे मेनली यही दिखाया जाता है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं और सिर पे एक अपना मुकुट लगाए रहते हैं और हमेशा नाचते गाते दिखाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि वो हमेशा नाचते गाते रहते हैं, लेकिन जब भी पब्लिक को दिखाए जाते हैं, ये किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, किसी सीरियल के माध्यम से, किसी मूवी के माध्यम से, या हमारे स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा, फंक्शंस हो रहे हैं उनमें, या कि कहीं पे हम बात करते हैं कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उन पे हो गया, जैसे गणतंत्र दिवस में, या हम बात करें इंडिपेंडेंस डे में, जो भी होता है तो इनमें जो दिखाया जाता है तो वो मेन रूप से कैसे दिखाया जाता है, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आदिवासियों को इनमें हमेशा नाचते गाते ही दिखाया जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक है, हम जो होते हैं ना तो जानना चाहते हैं और ना ही जानते हैं। सच्चाई ये भी है कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम मतलब हम सभी लोग, तो बिल्कुल सही है, हम जानना चाहते भी नहीं है और ना ही जानते हैं। यदि जानना चाहते तो क्यों नहीं जानते हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ना तो हमें बताया जाता है और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। जैसे कि हम बात करें तो क्लास 6 की किताब में हमने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। ठीक है, यानी कि पूर्वाग्रह की जो बात हमने पढ़ा था, या रूढ़वादी की क्लास 6 में, कि वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति, आपको यदि याद होगा मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी था कि वहाँ पे यदि कोई कुम्हार के घर में पैदा हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या माना जाता था कि आप यदि कुम्हार के घर में पैदा हुए हो तो आप सिर्फ क्या काम कर सकते हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम कर सकते हो। आप यदि एक ब्राह्मण के घर में पैदा होते हो तो आप वेद पाठ करने का ही काम कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे मतलब ये बना दिया गया था कि ऐसा कर नहीं सकते हैं, ऐसा करते हैं। तो पहले ये था ना कि हम जब भी कोई बात नहीं मानते थे तो क्या होता था कि यदि हम सपोज यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था क्लास 6 में ही था शायद, आई थिंक, या 7th में था, कि उसमें हमने देखा था कि जब महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। और क्या बना के रखे हुए थे पहले से, जो रूढ़वादी विचारधारा थी कि यदि औरतें पढ़ती हैं तो उनके मतलब वो पति के लिए कुलक्षणी होती हैं या अशुभ होती हैं और वो उनका पति जो है वो खत्म हो जाता है।
तो इस डर के मारे औरतें क्या थी, पढ़ाई नहीं करती थी। लेकिन हमने देखा था कि जिसने एक औरत जो थी उन्होंने पढ़ाई की कि मेरा पति मरेगा तो मरेगा, मैं कुलक्षणी हूँ तो रही आऊँगी, लेकिन उन्होंने चुपके चुपके से पढ़ाई की और ये भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, जो अभी बता रही हूँ मैं, बस यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये पूर्वाग्रह हमारा बना हुआ था कि हम ऐसा करेंगे, मतलब ये एक जो मिथ भावना होती है वो हमको हमारे अंदर डाल दी जाती है कि हम ऐसा करेंगे ना तो पाप होता है। अब पाप क्या होता है भगवान जाने पाप क्या है, लेकिन बोल दिए कि हमारे द्वारा यदि ऐसा काम कुछ किया गया तो वो पाप होगा और ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब पाप के डर से भाई कोई काम नहीं कर रहा है कि हम नहीं करेंगे। बहुत टाइम तक औरतें नहीं पढ़ी थी, इसीलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि उनके अंदर ये भावना भर दी गई थी कि आप यदि पढ़ाई करते हो तो आप अपने पति के लिए अशुभ मानी जाओगी, या कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो इस डर के मारे वो लोग आगे नहीं कदम उठाती थी, लेकिन किसी ने ये कदम उठाया और जब आगे चल के देखा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि ना कि मतलब अपने पति के लिए वो अशुभ हुई, और ना ही क्या हुआ कि किसी उनके पति की डेथ होती है। तो ये सारी जो भावनाएं होती हैं मतलब गलत एक भर दी जाती है अंदर। ऐसे ही ये जाति वर्ग में था कि यदि हम कुंभकार के घर में पैदा हुए हैं और यदि एक वेद पाठ का काम करते हैं तो हमारे लिए पाप होगा। ठीक है, अब बोल दिए कि हमारे लिए पाप होगा। पाप क्या है, किसी ने इसका वो नहीं किया कि हमको पाप में क्या मिलेगा, क्या होगा, पुण्य क्या है, बस ऐसा बोल दिया। किसी ने नहीं किया कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने ऐसा बना दिया कि जो अपने मतलब एक उच्च को वर्ग के लोग हैं वो सोचते हैं हमारा सत्ता स्थापित रहे हमेशा, जो थोड़ा उनसे हैं जितने में रह रहे हैं उतने में ही खुश रहना चाहते हैं। मेन रूप से कहें तो वो लोग उतने में ही खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, हम जिसमें हैं उसमें ही खुश रहें। हमारा यदि पावर चल रहा है तो हम उनको दबा के ही रखें। यदि जो दबे हुए हैं वो सोचते हैं चलो कौन संघर्ष करे, हम भी दबे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन सबने संघर्ष किया तभी आज हम एक कह सकते हैं बिल्कुल मतलब खुले आम कि हम एक लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं। तो ये ऐसे नहीं हो गया कि हम एक लोकतांत्रिक वर्ड लिख दिए कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं सो लोकतांत्रिक मतलब आसानी से हो गया। बहुत इसके पीछे प्राचीन काल से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे तौर पे जो समझाया जा रहा है कि इनमें क्या था कि इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब पहले से ही मान के रखें कि ये लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और सही है कि ये लोग पहले से ही मान लेते, कहीं ना कहीं हम मान लेते अपने अंदर कि हमको ये काम अब नहीं करना चाहिए, हम ये काम नहीं कर सकते, हम इसके लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि हमेशा कुछ करना भी चाहते हैं तो अब एक यदि आदमी ऐसा बोलता है तो हमेशा सबको ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग और पहले से ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनके लिए कुछ किए नहीं, उन्होंने पहले से ही मान लिया कि ये लोग दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, ये इसमें शामिल होना ही नहीं चाहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ कि आदिवासी और विकास। ठीक है, अब हम आदिवासियों और विकास की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व। ठीक है, आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा वहाँ पे आप अच्छे तरीके से डिटेल से समझे होंगे कि जब भी क्या होता है कि भारत में जितने भी साम्राज्य हैं, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उनका जंगलों से बहुत ही गहरा संबंध रहा। ठीक है, और ये जो भी हमारे साम्राज्य और सभ्यता तो छोड़िए, हमारे जीवन का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जंगलों पे ही डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पे ही हम डिपेंडेंस है, अपनी प्रकृति पे ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं। देन उसके बाद होता क्या है कि लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी, जो मतलब कि जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राचीन काल में लोग कैसे इससे अपना साम्राज्य विकसित करते थे। लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये जो सारे अयस्क होते थे वो आपको यदि पता होगा तो हम जमीन के अंदर से ही खोद के निकालते हैं। ठीक है,
और हम जो सोने के आभूषण यूज करते हैं, लोहे की जो भी सामान यूज करते हैं, या जो भी तावा का हम बर्तन यूज करते हैं, चांदी के जो भी आभूषण यूज करते हैं, वो सारे जितने भी हैं हमको इसी फॉर्म में नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, यदि कि हम एक सोने का कुंडल ले रहे हैं या चैन ले रहे हैं, तो वो हमको उसी पहले से ही हमको ऐसी नहीं मिल जाती है। ठीक है, कहीं पे ये पता लगाया जाता है कि यहाँ इस जगह पे सोना है, फिर उसकी खुदाई की जाती है और मिट्टियों के बीच से सोना निकाला जाता है। और सोना बहुत मतलब बिखरा हुआ टाइप का रहता है। उसको निकालने के बाद उसको लाते हैं अच्छे तरीके से कारखानों में, उसमें से सोना अलग किया जाता है। देन सोना अलग करने के बाद उसकी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, और ये सोने बस की नहीं, हर एक की होती है। हीरा भी हमको खदानों से ही प्राप्त होता है, यानी कि हम ज़मीन के अंदर से ही खोद के निकालते हैं, तो उसमें से इतना यदि अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे कहीं पे हमको हीरा निकलेगा, उसकी पहचान हमको करनी पड़ती है, और उसको छांट के पूरा उसका निर्माण फिर हम एक हीरे के फॉर्म में करते हैं, एक मोती बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो फिर हम बाद में उसका निर्माण करते हैं। लोहा भी जो होता है वो भी कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है, उसके बाद ही हम ये जो चीज़ सामान सब बनाते हैं लोहे की, तो वो सब कुछ हम फिर यहाँ ला के बनाते हैं। ऐसा बना बनाया हमको नहीं मिलता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको प्रकृति से ही मिलती हैं, खुदाई करते हैं तब मिलती हैं, कहीं आसमान से नहीं टपकती हैं। जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये अयस्क जो भी हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर जंगलों में ही पाए जाते हैं। क्योंकि गांव की खुदाई, सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गांव, यदि जहाँ पे गांव में मतलब जो भी गांव है वहाँ पे तो कोई खुदाई करने जाएगा नहीं। ठीक है ना, पे वहाँ ऐसा कुछ रिसर्च किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये सोना, चांदी, लोहा, हीरा, कोयला भी ज़मीन से ही निकलता है। कीमती इमारती लकड़े, हम जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी हमको जंगल से ही प्राप्त होती, चाहे चंदन की आप ले लीजिए, साल की हो गई, सागौन की हो गई, ये सारी लकड़ियाँ जो होती हैं तो बहुत कीमती होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं लकड़ियाँ, और बहुत टिकाऊ होती हैं। ठीक है, सागवान की हो गई, इन लकड़ियाँ, ये जो सारी लकड़ियाँ हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, जंगलों से ही मिलती हैं। जड़ी बूटियाँ, सब कुछ औषधियाँ जो भी हैं वो भी हमको जंगल से ही मिलती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, यानी कि पशु उत्पाद का मतलब है कि मोम, लाख या शहद। तो आपको पता होगा कि लाख पेड़ों पे लगी रहती है, मोम भी होती है, और शहद जो होती है वो भी मधुमक्खी के छत्ते से मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, जंगलों से ही मिलती है। और हमने जब वहाँ पे अपना बाजार पढ़ रहे थे कि बाजार में एक कमीज, तो आपको पता होगा कि एक पेड़ से ही कमीज का निर्माण होता है। जो कपास का पेड़ हमारे धरती में उगाया जाता है, कपास का पेड़ के बाद उससे कपास निकाला जाता है, उसके बाद उसका जो भी कारखाने में जाता है वहाँ पे उसको बनाया जाता है। धीरे धीरे वो आता है कपड़ों वाले कारखाने में, उसमें कपड़े बनाए जाए, पहले सूत बनाया जाता है, फिर कपड़े बनाए जाते हैं। यानी कि एक पेड़ से ही हमारे कपड़ों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज़ हमको प्रकृति से मिल रही है। ठीक है, और आज नहीं, पहले भी मिल रही थी और आज भी मिल रही है। और इसी का कारण है कि इतने मतलब ज़्यादा यहाँ पे यदि भूकंप आते हैं तो सबसे ज़्यादा है कि धरती खोखली किए दे रहे हैं। ये जितने भी माइंस लगा रहे हैं, कंपनियां लगा रहे हैं, चूना भी हमको धरती से मिलता है, लोहा भी हमको धरती से मिलता है, पत्थर भी हमको धरती से मिलता है। सबकी खुदाई कर करके सब पेड़ पौधे काट के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्रियल क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि धरती हमको जितना दे रही, लेते जाओ, हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि यदि हम ऐसा ही करते रहें, यानी कि यही हमारा रवैया रहा, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां भूखे मर जाएंगी। एक तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जो कि आपको पता होगा कि पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि हम ऑक्सीजन का निर्माण किसी भी लैब में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास तक, और कर भी सकते हैं तो वो कॉस्टली होगा। तो हम भारत है, मतलब कि कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे अमीर गरीब सब तरह के लोग रहते हैं। तो कोई जो बहुत अमीर होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तो घूम लेगा, लेकिन जिसके पास खाने तक का नहीं, वो क्या लेके घूमेगा, वो तो 2 दिन नहीं जिएगा, खत्म ही हो जाना उसे।
तो यहाँ पे यदि हम ऐसा करते रहे तो हम लोगों का तो ठीक है, कई जन्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी 1 या 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियों बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पे अभी हम सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। आपको सीधे तौर पे नज़र आ रहा है कि हम सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपना जो इकोनॉमिकली कंडीशन है उसको बढ़ा रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री लगाता है तो क्या करता है, वहाँ पे हम खुदाई करेंगे, पेड़ पौधे कटाएंगे, वहाँ की जितनी भी खनिज पदार्थ हैं उनको निकालेंगे। तो यानी कि हम अपना तो फ़ायदा देख रहे हैं कि हमको क्या प्रॉफिट हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के 2 पहलू हमेशा होते हैं, ठीक है। एक यदि प्रॉफिट होता है, दूसरा लॉस भी होता है। तो यहाँ पे यदि हम दोनों देख के चलते हैं, ग्रीन इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे भी बात की गई है। तो जब हम देख के चलते हैं और उसमें बात क्या की गई है कि दोनों को साथ में लेके आप चलो। यदि हम दोनों को साथ लेके चलते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हम यदि स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये देखें कि जो धुआं उनका निकल रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें। बिल्कुल आप बेशक अपनी ये सत्य है कि हम बिना पैसे के नहीं रह सकते हैं और आधुनिक जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी सत्य है कि ये जो प्रकृति से हमको मिल रहा है हम उसके बिना तो और भी नहीं रह सकते हैं। आपको पता होगा पानी की, और तो सब कुछ खाने पीने का छोड़िए, पीने का जो पानी होता है वर्तमान समय में उसकी इतनी ज़्यादा किल्लत है कि कहीं पे भी आपको पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा यार, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, ठीक है। बहुत ही लकी होगा कोई जो भी प्लेस होगा वहाँ पे पानी अच्छा स्वच्छ मिलेगा, अदरवाइज हर जगह पे आपको खारा पानी वर्तमान समय में मिलेगा, और ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप यूपी में हो, चाहे बिहार, चाहे पश्चिम बंगाल, हर एक एरिए की मैं बात कर रही हूँ। और उन सब की वजह क्या है, ये जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, ये जो इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ये जो इतना ज़्यादा यहाँ पे हम धरती को अपने खोदते खनते जा रहे हैं, इनके कारण ही ये सारी घटनाएं पनप रही हैं, ठीक है। हम इतना भीड़ लगाते हैं पानी पीने की जगह पे, कहीं पे एक जगह पानी आ रहा फिल्टर वाला, जो गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई वाला पानी आ रहा, वहाँ पे देखिए आप कितनी भीड़ लगती है कि वहाँ पे तो पानी लेते लेते आधा जो व्यक्ति होता है वो तो उसकी आधी सांस अटकी हुई होती है। कई जगह ऐसे भी होते हैं जो रिच फैमिली से आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हमको सब कुछ देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस कहीं पे दूसरे स्टेट में जाके अपना रेंट वगैरह से लेके रूम वगैरह रहते हैं, खैर ये कोविड-19 की कंडीशन में कुछ दूसरी अभी सिचुएशन है हमारी, बट इससे पहले जो था और अभी भी ये होगा, क्योंकि अब सब कुछ लोग नॉर्मल समझने लगे हैं, अपना काम वाम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पानी, और हाँ ये बात भी सत्य है कि आप कहीं पे भी खुदाई करोगे पानी मिल जाएगा, आसानी से आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन टोटल खारा पानी मिलेगा, टोटल खारा पानी मिलेगा, कहीं भी पीने योग्य पानी हमको नहीं मिलता अब। और इसकी वजह क्या है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे की वजह क्या है। पहले तो ऐसा नहीं था कि हर जगह पे आप कुएं का भी पानी पहले पी सकते थे, तालाब का भी पानी आप पी सकते थे, बहुत शुद्ध होता था। लेकिन आज वर्तमान समय में क्या हो रहा, हम कहीं का भी पानी नहीं यूज कर सकते। नदियों का पानी आपको पता होगा, आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा, हमारा सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। यानी कि पीने के पानी के उसमें, हालांकि हिमनद का पानी जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, तो इसमें नदियों का पानी जो होता है जो हमारे आसपास मिल सकता है वो शुद्ध माना जाता था पीने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी नदियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सारी जो सब कुछ हम अभी बता रहे हैं ख़राब हो चुका है, उन सब की वजह भी हम ही है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ हमको क्या होता है कि प्रकृति से ही प्राप्त होता है, जितना भी होता है प्राचीन काल में भी होता था और वर्तमान समय में भी होता था। और उसके बाद है स्वयं जानवर, यानी कि हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार है। शाही सेना मतलब कि जो राजसीय होते थे, राजा वगैरह होते थे, उनकी सेनाओं का मुख्य आधार होता था। ये सभी जंगलों में ही मिलते हैं, ठीक है। अब वो हाथी को हम घर में तो नहीं रख सकते, हालांकि हाथी को रखा जाता है, घर में रखते हैं, पालतू जानवर है। लेकिन जो जितने भी हमारे हैं, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, बंदर,
ये जो भी हैं, तो ये सब कुछ हमको कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से ही मिलते हैं। और इनका यदि हम रोल देखें तो हमारे प्रकृति में बहुत बड़ा इनका भी रोल होता है, ठीक है। इनका भी रोल बहुत बड़ा होता है। आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको सीधे तौर पे समझ में आया होगा। अभी आपको पता है कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त होने के कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमको होता है। यहाँ पे यदि हम ये समझते हैं कि सिर्फ मानव का जीवन उपयोगी है तो बहुत गलत समझते हैं। मानव के साथ साथ छोटी सी चींटी से लेके बड़े से हाथी तक का जीवन भी बहुत उपयोगी है। और बस हम ये है कि हम कुछ लोग उनकी उपयोगिता जानते हैं बट कुछ लोग नहीं जानते हैं। बात इतनी सी है, बाकी जीवन सबका उपयोगी है। और ऐसे नहीं कि शोभा बढ़ाने के लिए उपयोगी है, इनका वर्क भी है। तो ये सारी बातें होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सभी जंगलों में ही मिलते हैं। इनके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगलों का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियाँ, मतलब नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ गया है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी हम मतलब गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे सीधे तौर पे अब हमको समझ में आ जाना चाहिए इतना पढ़ने के बाद। और इतना मैंने जो राम कथा आपको सुनाई वो इसीलिए सुनाई है कि हमको ये जंगलों की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें कितनी इम्पोर्टेंस भरी पड़ी है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से इनका नुकसान किए जा रहे हैं। बिल्कुल निसंकोच, हमको कोई संकोच ही नहीं है कि इनको हम काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, इनको नष्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई गम नहीं है हमको। यदि गम होता तो हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे सीधे तौर पे बस और मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और यकीन मानिए अभी तो ठीक है आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, हम नॉर्मल हैं, और नॉर्मल तो नहीं है बट तो जैसे तैसे किसी कदर हम जी लेंगे, क्योंकि 60-70 साल जो भी औसत आयु होती है एक इंडिया में, तो उतना हम जीवन जी लेंगे। लेकिन हमारी अगली जो आने वाली पीढ़ियां हैं, 1-2-3 पीढ़ी के बाद से बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। जैसे आप चांद पे देखते हो, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई एनवायरनमेंट नहीं, तो वैसे भी होने वाला है यदि ऐसी ही कंडीशन रही तो, ठीक है। और इसको यदि हमको आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है तो हमको ही बचाना होगा। अदरवाइज यदि अपना प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 19वीं सदी। 19वीं सदी के आखिरी तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, ठीक है। अभी हम हिस्ट्री में बात किए कि कैसे जो साम्राज्य थे, राजा महाराजा थे, उनका कैसे विस्तार होता था जंगलों की वजह से ही। उसके बाद फिर हम 19वीं सदी में आते हैं, यहाँ भी हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल मतलब भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे, ठीक है। ये किसी के अधीन नहीं थे, बल्कि बहुत जो बड़े बड़े राज्य थे वो आदिवासियों के ही अधीन रहते थे वन संसाधन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता, जो कि एक पहले हम बात करें तो एक राजा से कम उनका अधिकार नहीं था, उनका शासन नहीं था आदिवासियों का। लेकिन आज वही वर्ग हाशिए पे खड़ा हुआ नजर आ रहा, ठीक है। हमने हिस्ट्री की बात की, उसके बाद हम 19वीं सदी में बात करते हैं तो भी कंडीशन बहुत बेटर थी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो आज वही वर्ग हाशिए पे खड़ा हुआ है, यानी कि उसको कहीं किनारे ढकेल दिया गया है। यदि वो मान रहे हैं तो ठीक है। हमने वो चित्रपट कथा में आपको याद होगा तो पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया तो उनके क्या किया गया, डराया गया, धमकाया गया। तो कोई मतलब अब धमकी के डर से जान बचाने के लिए छोड़ दिया सबने। प्यार से मानो तो ठीक है, हथियार से मानो तो ठीक है, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा इकोनॉमिकली फ़ायदा होने वाला है।
तो जो सामंती वर्ग के लोग थे, जो मतलब कि हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका काफ़ी यहाँ पे अस्तित्व था या पैसे वाले थे, वो लोग क्या करते थे कि यही सारी जो मतलब बात करें ये कंडीशंस थी उनको लागू करते थे। और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को मजबूर करते थे कि वो लोग क्या करें, हट जाएं। ठीक है, और उसी का परिणाम आज हम ये देख रहे हैं कि ये हाशिए पे खड़े हो चुके हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम मतलब कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। ठीक है, स्थानांतरित खेती का मतलब क्या है कि वो जैसे कुछ समय तक साल 2 साल 3 साल रहते हैं किसी एक जगह पे। ठीक है, जंगलों पे ही रहते थे, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। फिर उसके बाद अपना जो भी जीवन यापन है, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और उसके बाद फिर वो क्या करते थे, दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह वही कंडीशंस अपनाते थे। इसीलिए उनके बच्चे वगैरह पढ़े कहाँ, क्योंकि उनके जीवन ही तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है। तो इस तरह तो वो सब कुछ मतलब वो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, बस ऐसे ही। और उनका मानना भी था कि हम जैसे जी रहे हैं सो जी रहे हैं, ना तो सरकार उन पे ध्यान देती थी और ना ही वो इतना वो सब कुछ अपना कर पाते थे। और इसी वजह से आज भी वो पीछे रह गए कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्या होता था कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 साल में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। ठीक है, यानी कि 200 सालों की आर्थिक, जो सबसे पहले इस टॉपिक को यदि हम समझें तो 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, यानी कि 200 सालों तक आपको पता होगा कि लगभग 190 से 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे भारत में क्या किया है, शासन किया है। और जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में शासन किया है तो यहाँ पे सबसे पहले उकसाया उन्होंने ही है कि हम वनों को काटेंगे, ऐसी हमको उपलब्धता मिलेगी। आप देखते रहे होंगे कि पहले क्या था, पहले के लोग यदि इतने होशियार ही होते तो अंग्रेज यहाँ पे शासन ही क्यों कर पाते। बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन बहुत कम ही लोग बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा लोग मतलब तो कुछ सोचना समझना नहीं चाहते थे। ठीक है, जो भी आए अतिथि देवो भव, सबका स्वागत करो, सबको घर में रखो, चाहे घर वाला वो हमको ही घर से निकाल दे। और वही हालत हुई भी, उन्होंने हमको निकालने की पूरी कोशिश की, हमारे ही देश में हमको गुलाम बना दिया। और हम पढ़ते हैं कि हम गुलाम थे इतने साल तक, और हमारे घर में आके हमको ही वो लोग दबा के रखे। और यदि कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब तक हम चोट नहीं खाते किसी जगह से, तब तक हम उस जगह को बदलना नहीं चाहते हैं। ये भी सच्चाई है। हम ये कहते हैं कि मतलब अंग्रेज़ों के आने से बहुत तो कुछ नुकसान हुआ, उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो यहाँ पे आए तो प्रॉफिट भी हमको हुआ है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने भी ये बात मानी थी कि अंग्रेज़ों के आने से ही जो ये सारा मतलब पूरा सिस्टम है, जो आज हम डीएम की तैयारी कर रहे हैं, एक पुलिस सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी एक राजा से बाहर निकलकर पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो बात की जाती थी, उनका ये सारा सिस्टम, रेल चलाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज़ को कैसे, जो भी इनोवेशन था, ठीक है, मेन रूप से अंग्रेज़ों के आने के बाद ही शुरू हुआ इंडिया में। तो यहाँ पे हम किसी भी मतलब काम के लिए हम ब्लेम करें उनको कि चलो ठीक है बुरे थे, उन्होंने बुराई की जो भी की, लेकिन अच्छाई भी की। सती प्रथा आप देखोगे, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा अंग्रेज़ों का रोल था उनको बंद करने के लिए, बाल विवाह बंद करने के लिए भी उन्होंने साथ दिया था। तो हमको गुलाम बना के रखे थे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे थे, लेकिन जो वो कर रहे थे कहीं ना कहीं उससे हमको भी, हमारे देश को भी बहुत कुछ मिला है हमेशा। हाँ, ये है कि यहाँ का सब कुछ वो लेके चले गए थे,
ठीक है। यानी कि यहाँ की आधी संपत्ति लेके वो चले गए थे, खोखला करके हमको गए हैं, बिल्कुल क्या बोले मतलब एकदम से पूरा निचोड़ के चले गए हैं, कुछ भी नहीं बचा। मधुमक्खी के छत्ते से जैसे आप शहद निकाल लेते हो वैसे ही वो शहद निकाल के लेके चले गए थे। लेकिन जो भी कुछ यहाँ का सिस्टम था, अभी हम सिस्टम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश कंपनी के ही समय का सिस्टम चल रहा। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, पॉलिटी भी पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, और बखूबी आपको पता होगा कि जो बातें मैं बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। हम ये बात बिल्कुल नहीं झुठला सकते कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए सब कुछ बुरा ही बुरा किया। बिल्कुल भी इस बात से हम नहीं अपना मुंह मोड़ सकते हैं कि उनके आने से कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन भी हमेशा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से यदि हमको कुछ नुकसान हुए तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, वो क्या क्या है, और वो हमको ये सारी बातें फिर बतानी होती है, ठीक है। और आपको हिस्ट्री में बिल्कुल मिला होगा, और हमको सही बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए कि हाँ ये ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों ने हमको बहुत दबाया, बहुत ही हमको ही हमारे देश में गुलाम बना के रखा, लेकिन उनके आने से बहुत कुछ प्रॉफिट भी हुए हैं, और ये हमको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। चाहे हमारी किसी से भी कितनी दुश्मनी हो, लेकिन वो दुश्मन भी हमको कुछ सिखा के जाता है। ये बात हमेशा हमको याद रखनी चाहिए कि हमारी किसी से भी कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन वो भी हमको क्या करता है, कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखा के ही जाता है। तो उसका भी ये एहसान हमको मानना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी किया, ठीक है। और अंग्रेज आते नहीं, हमको दबाते नहीं। अब यहाँ पे ये भी देखिए आप कि कोई यदि हमको दबाने वाला नहीं होता, वो आते नहीं, हमको दबाते नहीं, हमको डराते नहीं, हमको गुलाम बना के नहीं रखते, तो क्या ज़रूरत है हम ऐसो आराम से अपना जो भी राजा के महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, और बस वही जो भी प्रजा थी, राजा थी, बस जीते रहते। हम इतना संघर्ष ही नहीं करते, क्यों करते भाई, हमको जो जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने देते। लेकिन उन्होंने जब हमको हद से ज़्यादा मजबूर कर दिया तो हमको करना पड़ा, और यदि वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो आए तो ठीक आए कि हम आज एक लोकतांत्रिक देश में निवास कर रहे हैं। एक ये जो साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मेरे कहने का सेंस आप उल्टा मत लगाइएगा कि मैं अंग्रेज़ों के समर्थन में थी, कि अंग्रेज़ आए तो बहुत अच्छा किए, बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी यदि हम उनको आने देते हैं, घर में घुसने देते हैं। अपने जो देश है, ब्रिटेन से आएगा तो पूरा इंडिया हमारा देश ही मतलब घर ही कहलाएगा ना। हमको उनको घर में घुसने देते हैं और उनको इतनी छूट देते हैं, तो वो तो ऑब्वियस होना ही था। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई के साथ साथ तो बुराई भी होती है, बुराई के साथ साथ अच्छाई भी होती है, तो दोनों ही पहलुओं पर हमको नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक दबाव भी, उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के बागानों का पूरा सब कुछ जो भी था, तो हाँ बहुत ज़्यादा जब दबाव थे। और आज ऐसा मतलब स्थिति आ गई ऐसी कि यहाँ पे आदिवासियों को भी नहीं पता होगा कि हमारा कभी जंगलों पे भी अधिकार हुआ करता था, ठीक है। हम सबको तो नहीं पता होगा कि उनका जंगलों पे, आज आप पढ़ रहे हो, आज आप समझ रहे हो कि जंगलों के राजा वही कहलाते थे, लेकिन अभी तक हमको भी ये नहीं पता था कि मतलब आदिवासियों में जंगलों पे आदिवासियों का इतना अधिकार होता था, इतनी उनकी पावर होती थी जंगलों के लिए, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो याद रखने योग्य है। और हम बात करें तो इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वनस्पतियों को भी साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आंकड़े निकाले जाते हैं तो उनसे पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। विस्थापित का मतलब हमने आपको लिखवाया हुआ है और आप वहाँ पे देखिए लिखा होगा, यानी कि जिसको हम उनके ही ज़मीन से, उनके ही घर से बेघर कर दे रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि उनको उनके ही ज़मीन या घर से हम उनको निकाल रहे हैं। तो यही है विस्थापित, और उनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? आदिवासी हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों का एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। कौन कौन से स्टेट हैं मेन रूप से? तो ये जो स्टेट वगैरह होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उन पे हमेशा नज़र बनाए रखा करिए आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए या इंटरव्यू में भी बहुत हमारे काम आती हैं। तो इसलिए ये जितनी भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इनमें यदि हम हालिया सर्वेक्षण की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तो जो लोग विस्थापित हुए थे उनमें से 79% लोग कौन थे? आदिवासी थे। ठीक है, और 21% या 22% जो भी है, और भी कोई लोग हो सकते हैं, लेकिन 79% लोग आदिवासी थे वहाँ पे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए यहाँ पे देश भर में बनाए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय तक सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बधी है। इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क है और यानी कि बात करें 372 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर ये मतलब कि अगर वे जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया 54 नेशनल पार्क एंड 372 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या कुछ घटी या बढ़ी है। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये पता करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे नेशनल पार्क कितने हैं और टाइगर रिजर्व जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारे कितने हैं वर्तमान समय में। ठीक है, क्योंकि ये हम कुछ पुराना डाटा पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा लगातार हमारा जो जियोग्राफिकल मैप होता है या कि हम बात करते हैं हमारा पॉलिटिक्स वाला, इनका जो करंट अपडेट हमेशा होता रहता है और इससे हमको अपडेट भी रहना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय पार्क कितने हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बात करूंगी, लेकिन जब आप लोग बताएंगे तभी मैं सही आंसर दूंगी। अदरवाइज मैं पूछती हूँ लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हो, बहुत तो बुरा लगता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करिए आंसर देने की। सही गलत गूगल है, वो सब कुछ आपको सही सही बातें बताता है, इसलिए थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया करिए, थोड़ा सा कोशिश कर लिया करिए आप लोग भी। तो यहाँ पे आप लोग अपने से मेहनत करेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमारे वर्तमान समय में अभी नेशनल पार्क कितने हैं, किस स्टेट में कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में भी है। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हमेशा याद रखिए। चाहे वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, कौन से नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, कौन से टाइगर रिजर्व में क्या पाए जाते हैं, कौन से जीव पाए जाते हैं, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा कुछ हो सकता है। देन उसके बाद है अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों और यहाँ पे बात करें तो इनका निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में 45% जो आदिवासी हैं और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण इलाकों की बात करें 45% है, शहरी इलाकों में भी 35% आदिवासी जो हैं गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL के नीचे निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार, या अभाव मतलब क्या होता है कि हमको किसी चीज़ की कमी होना,
जो भी हमको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हमारी आवश्यकताओं का पूरा ना हो पाना ये अभाव होता है। तो अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है, यानी कि उनके बच्चे भी कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि उनका सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उनको खाने के लिए अच्छे से प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। अब वो किसी तरह वो अपना जीवन यापन करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे कुपोषण होते हैं और शिक्षा भी पर्याप्त अच्छे तरीके से उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट स्कूल की जो कंडीशन है वो तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। गवर्नमेंट स्कूल में वर्तमान समय में ये बिल्कुल सच्चाई की बात मैं कर रही हूँ कि आप हर एक क्षेत्र में देखोगे। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी स्कूलें हों जहाँ पे बेटर हो सकता है। मैं नहीं कहती कि हर एक जो स्कूलें हैं वो अच्छी नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं की गवर्नमेंट स्कूल अच्छी हो। मेरे यहाँ की ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल है वो। मतलब वहाँ टोटल लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। इतनी अच्छी वहाँ की सुविधा है, इतने अच्छे टीचर हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल है वो लोग कि वहाँ का रिजल्ट हमेशा हाई लेवल का ही रहता है। लेकिन वहीं पे बहुत से ऐसे, मैं अपने यहाँ की ही बात बता रही हूँ आपको, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे आप इमेजिन कीजिएगा, यदि अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत ही कम आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी सब की कंडीशन एक जैसी है भैया। वहाँ पे आदिवासियों के बच्चे ही ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। ये भी सही है कि आदिवासियों के ज़्यादातर बच्चे ही स्कूल में, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन बेटर नहीं होती है। और वहाँ पे स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही बुरी कंडीशन है उसकी। जबकि टीचर जो होते वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छे से गवर्नमेंट उनको चूज करके रखती है। गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन होते हैं, डीएड वीएड उनका कंप्लीट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में आप देखते हो कि 12th पास की आपको भी टीचिंग करने के लिए रख लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पूरी पढ़ाई करने के बाद ही आप एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद पास करते हो, उसके बाद ही एक टीचर के रूप में रखा जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ की सुविधाएं, वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाई का हमको आउटपुट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, नथिंग रहता है। हर एक इलाके की, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे किसके जाते हैं? आदिवासियों के ही जाते हैं, निम्न वर्ग के ही जाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन। और यहाँ पे उच्च वर्ग के भी कुछ जाते हैं जिनको इकोनॉमिकली वो बहुत वीक होते हैं, तो उच्च वर्ग के भी कुछ बच्चे जाते हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर आप देखोगे बिल्कुल। अभी आपके ऐसा तो है नहीं कि आपके आसपास स्कूलें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल बनाने का दायरा ही फिक्स किया गया था कि आप मतलब 500 मीटर 1000 मीटर तक के अंदर ही स्कूलें होनी चाहिए। तो बिल्कुल होंगी आपके आसपास स्कूलें, और वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है, उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा भी और बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं, जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। अब हम कैसे जिएंगे, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के अधिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापित की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। यहाँ पे जो एक दायरे का विनाश दूसरे दायरे को और नुकसान करता है, इसका मतलब ये प्रभावित करता है। तो यदि आज हमको ये छीन रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये प्रभावित करेगा, ठीक है। सीधे तौर पे इसका ये मतलब है। सो आई होप कि आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर का जो ये लेक्चर रहता है, थोड़ा उस पर भी गौर किया करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान फालतू का नहीं बोलता है, मेरा भी मुंह दर्द करने लगता है, तो मुझे भी शौक नहीं फालतू का बोलने का। बस थोड़ा सा आपको जागरूक करना मेरा काम है, और ये मैं चाहती हूँ कि आप डेली मोटिवेट रहो, डेली।
एक दिन नहीं कि हमने एक दिन अपने अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाया और दूसरे दिन ख़त्म हो गया। इसीलिए मैं डेली आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करती रहती हूँ हर एक क्षेत्र के बारे में। और बस यही मेरा है कि मेरे को सुनने के बाद आप यदि एनर्जी लो भी हो रही है तो फिर भी एनर्जी को अपना हाई लेवल पे लाओ और फिर अपने काम पे आप लग जाइए। बस मेरा एक ही मकसद है, इसलिए इन बातों पे भी गौर किया करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और यदि हम गौर करते हैं तो हम एक समाज सुधारक बन सकते हैं। कोई शक नहीं है, एक ही लोग समाज को सुधार सकता है, तो हम एक समाज सुधारक भी बन सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।